हेलो बच्चों। तो चलिए, जैसा कि मैंने बोला था, नेक्स्ट लेक्चर जल्दी प्रोवाइड होगा। लीजिए आ गया। तो आज है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th का लास्ट लेक्चर। आज आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अभी आपके मेहनत पर निर्भर करता है आपने कितना समाप्त किया है। तो चलिए, आज आपको पढ़ना है, मैंने बता दिया है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, मतलब रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, पिछले पार्ट में है, आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए चेक करिए। तो आज पढ़ना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हमारे डेली लाइफ में क्या इफेक्ट है। ठीक, उसका इफेक्ट देखना है, खराब है, अच्छा है। चलिए, आपको क्लास 10th के पहले चैप्टर में ऑक्सीडेशन का सिर्फ 2 टॉपिक आपको पढ़ना है, कोरोजन ऑफ मेटल्स एंड रैंसिडिटी ऑफ फूड। यही 2 आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। बाकी थर्ड चैप्टर में आपको मिलेगा कोरोजन ऑफ मेटल्स को और डिटेल में आप पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर में स्पेशल मेटल्स के लिए कौन कौन से केमिकल्स, कौन कौन से एसिड्स रिक्वायर होते हैं, क्या फॉर्मेशन होता है तो उनका रस्टिंग हो जाता है। लेकिन इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कोरोजन ऑफ मेटल्स में रस्टिंग ऑफ आयरन को पढ़ना है चैप्टर 1 में। चैप्टर 3 में आपको बहुत सारे पढ़ने हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 3 में। आज तो चलिए आप शुरुआत करते हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स। क्या होता है कोरोजन ऑफ मेटल्स? जंग लगना। आप परिचित होंगे इस वर्ड से, जंग, रस्ट इसको बोलते हैं, रस्ट इंग्लिश में, और केमिस्ट्री में हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। बोला ना किसी को, वो देख आयरन पे हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड हो गया, ले को बोले ये क्या बोल रहा है, अरे जंग लग गया यार। चल देखो इधर आजा, कोरोजन ऑफ मेटल्स पढ़ते हैं। तो क्या होता है कोरोजन? क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्ट एयर होता है उसके साथ वो रिएक्ट कर लेते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, या फिर किसी केमिकल्स के साथ, चाहे कोई एसिड हो, कुछ हो, बेस, कुछ एसिड ऐसा जिसके रिएक्ट करने से वो मेटल्स धीरे धीरे अपना प्रॉपर्टीज खोते जाते हैं, वो धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। देखिए लिखा हुआ है, इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर इटेन अप। यह एक ऐसा प्रोसेस है, कोरोजन जंग लगना एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं, खाए जाते हैं। मतलब कोई जाके मेटल को खाएगा नहीं, तुम जाके लोग खाओगे। इटेन अप कहने का मतलब धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं, ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ। क्यों खत्म होते जाते हैं भाई, क्या होता है? तो बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर। क्या होता है, वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ केमिकल्स से रिएक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन पे जंग लग जाता है और वो अपना प्रॉपर्टी धीरे धीरे खोते जाते हैं और वो समाप्त हो जाते हैं। तो देखिए क्या होता है कोरोजन, आप समझ गए होंगे कि मेटल्स का धीरे धीरे समाप्त होना किसकी वजह से भाई? तो बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर या मॉइस्चर या फिर कुछ केमिकल्स सच एज एसिड। जैसे इसका एग्जांपल, जैसे एसिड रेन होता है, एसिड रेन में क्या होता है? एसिड, जिसकी वजह से ताजमहल जैसे हमारे अजूबों में से एक ताजमहल, वो भी धीरे धीरे हल्का कभी कभी उस पर भी जंग लग जाता है, लगा हुआ है, और बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है रस्टिंग ऑफ आयरन को भी बचाने में। सरकार का बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, जैसे पुल बना दिया, या फिर कहीं पुल बना हुआ है तो वो मान लीजिए ब्रिज बना हुआ जो आयरन का हो, तो उसके केयरिंग में, उसके रख रखाव में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है बिकॉज ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आज यही पढ़ना है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है। देखिए, जब आयरन एटमॉस्फेयर में रख दिया जाता है तो वो एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे x क्यों लिखा है भाई? x मोल ऑफ H2O क्यों लिखा है? ये जरूरी नहीं है कि 5 मोल H2O के साथ ही रिएक्ट करके वो रस्ट का फॉर्मेशन करेगा। कोई फिक्स अमाउंट अभी तक पता नहीं चला है, कितना भी अमाउंट ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करके वो रस्ट का फॉर्मेशन कर देता है, इसीलिए यहाँ पे XH2O लिखा गया है। कोई डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आयरन क्या करता है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर के साथ, देखिए ये मॉइस्चर है, ठीक है, वाटर के साथ वहां पे नहीं, मॉइस्चर, ये क्या है? मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है और साथ में मॉइस्ट एयर के साथ भी, ऑक्सीजन।
तो ये आयरन क्या होता है, मॉइस्ट एयर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाता है एटमॉस्फेयर में और बनाता क्या है भाई, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाता है हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड का, जिसको हम लोग बोलते हैं रस्ट। देखते होंगे आप, जब आप बरसात के दिनों में रख दीजिए आयरन को छत पे और फिर 1 महीने बाद आइए तो देखिए उसमें जंग लग जाता है, 1 महीने के कुछ और कम ही दिन में आइए देखिए उस पर जंग लग जाता है और भुरभुरा टाइप हल्का आपको छूने पे गिरने लगेगा। तो जो फ्लास्की टाइप होता है, भुरभुरा फ्लास्की ब्राउन कलर का जो होता है उसी को बोलते हैं रस्ट। तो रस्ट क्या होता है, ब्राउन फ्लास्की पाउडर्ड मटेरियल या सबस्टांस which is formed during the corrosion of metals, understand? यही है रस्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन, इसी को कहते हैं। जिस प्रोसेस में रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ब्राउन फ्लास्की पाउडर का फॉर्मेशन हो जाता है आयरन मेटल पे, किसकी वजह से भाई, तो रिएक्शन ऑफ आयरन, आयरन का रिएक्शन की वजह से। किसके साथ रिएक्शन, मॉइस्ट एयर केमिकल्स, यहाँ पे तो मॉइस्ट एयर के साथ ही आपको दिखाएगा, कोई केमिकल नहीं डालिए, फिर भी आप मॉइस्ट एयर में छोड़ दीजिए, उसको बारिश में छोड़ दीजिए, रिएक्ट कर जाता है और जंग लग जाएगा। तो ये देखिए रस्ट का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, Fe2O3 इंटू XH2O। फिर X क्यों है मैंने बता दिया है कि कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही मोल के साथ वो रिएक्ट करके रस्ट का फॉर्मेशन करेगा, कितना भी मोल होता है वो अभी तक फिक्स मालूम नहीं चला है। तो देखिए हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, इसको क्या कहते हैं, दूसरा नाम रस्ट। एक ऐसा होता है ब्राउन कलर का फ्लास्की सबस्टांस होता है, घर पे आप देखे ही होंगे। तो यही होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। अब इसके प्रिवेंशन के बारे में क्लास चैप्टर 3 में आपको पढ़ना है, फिर मैं कुछ हल्का डिटेल दे ही देता हूँ हल्का फुल्का कि कैसे इसको आप बचा सकते हैं। नहीं तो कोई बोल दिया कि रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ लिए, इसका प्रिवेंशन पढ़े ही नहीं। कौन पढ़ा भाई, पढ़ा देता हूँ, देखो। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए। अब प्रिवेंशन पढ़ना है ना, यहां पे लगा देता हूं, ये देखो प्रिवेंशन। कोरोजन से प्रिवेंट कैसे करें मेटल को, सॉरी कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करें, कोरोजन को प्रिवेंट करे हुए मेटल को प्रिवेंट कैसे करें कोरोजन से। तो आप देखे होंगे, मान लीजिए गेट लग गया कहीं किसी के घर में, लोहा का गेट लग गया, ठीक है, उसको पेंट किया जाता है, ठीक है, खिड़की लग गया पेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है पेंट, क्यों, घर को अच्छा दिखाना है, नहीं, घर को अच्छा दिखाना वो भी ठीक है, क्यों भाई, रस्टिंग ऑफ आयरन से बचाने के लिए। आप देखिए क्या होगा, कब आयरन रस्ट का फॉर्मेशन करेगा, जब वो मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। यदि ये है आयरन, ये डायरेक्ट अब रिएक्ट कर रहा है मॉइस्ट एयर के साथ, एयर के साथ एटमॉस्फेयर में रिएक्ट कर रहा है। अब इसके ऊपर मैं किस चीज का लेयर लगा दूं, ये देखिए मेरा हाथ, अब क्या एयर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, आयरन के साथ कि मेरे हाथ के साथ, मेरे हाथ के साथ। तो क्या आयरन रस्ट होगा, नहीं, आयरन प्रिवेंट रहेगा, क्लियर। तो वही होता है, यदि आप इसको ऐसे रख देते हैं तो आयरन रिएक्ट कर जाता है मॉइस्ट एयर के साथ, केमिकल्स के साथ, और रस्ट का फॉर्मेशन कर देता है और धीरे धीरे वो समाप्त होने लगता है। लेकिन उस पर प्रोटेक्टिव लेयर किसी चीज का चढ़ा दिया जाए तो वो रस्ट नहीं करेगा, उसका जंग नहीं लगेगा। देखिए तो कैसे बचा सकते हैं आयरन को रस्टिंग से, बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो पहला, बाय अप्लाइंग पेंट, ऑयल, ग्रीस, कुछ भी कहिए, मशीन्स में आप ग्रीस ऑयल ये सब का यूज करते हैं, गेट वगैरह पे पेंट लगाते हैं, ये सब आपको थर्ड स्टेप में वहां और डिटेल में पढ़ना है, ये बस स्टेप में बता दे रहा हूं ताकि कोई पूछे तो आप बता दें। और क्या होता है, आप एक और नाम सुने होंगे शायद, गैल्वेनाइजेशन ऑफ मेटल्स, गैल्वेनाइजेशन ऑफ मेटल्स। मेटल्स को गैल्वेनाइज करके, मतलब क्या होता है इसका, मेटल्स को गैल्वेनाइज कर देंगे, आयरन को गैल्वेनाइज कर देंगे तो वो रस्टिंग से बच जाएगा। कैसे भाई, गैल्वेनाइजेशन होता क्या है,
तो गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक ऑन द आयरन मेटल या कोई मेटल। क्या होता है गैल्वेनाइजेशन में, जिंक का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है आयरन पे, जिंक का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है आयरन पे, तो फिर से आयरन बच गया। ठीक है, तो जब अब एयर आएगा तो पहले जिंक से रिएक्ट करेगा, ठीक है, जिंक से पहले रिएक्ट करेगा। और मान लीजिए कहीं से हल्का, मान लीजिए जिंक में कहीं से दरार आ जाए, हल्का सा कहीं से टूट भी जाए, तो क्या आयरन पहले रिएक्ट कर जाएगा कि जिंक? पढ़े होंगे जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो जो मॉइस्चर होगा वो पहले जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, यानी आयरन अब भी सेफ है, जिंक के ब्रोकन होने के बाद भी सेफ रहेगा हल्का, जब तक पूरी तरह से जिंक खत्म ना हो जाए। यानी इस तरह से हम लोग मेटल्स को बचा सकते हैं। और बहुत सारे प्रोसेस हैं, बाय अप्लाइंग पेंट, ऑयल, ग्रीस, गैल्वेनाइजेशन ऑफ मेटल, और था इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आगे और पढ़ना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें एनोड का लेयर क्या है, बहुत चीजें हैं जो आपको थर्ड चैप्टर में पढ़नी है, बस मैं अभी स्टेप्स बता देता हूं कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट समझ गए होंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोजन ऑफ मेटल्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर हैज कम, ग्रामेटिकल लैंग्वेज। देखो रैंसिडिटी, एसिडिटी नहीं, रैंसिडिटी, ज्यादा खा के एसिडिटी बोलते रहते हैं। रैंसिडिटी क्या होता है? रैंसिडिटी भाई क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ oils and fats containing food, oils and fats containing food, the process of oxidation of oils and fats containing food in the moist air is called rancidity। या इसको और भी अच्छे डिफाइन कर सकते हैं, the condition in which oils and fats containing food are get spoiled and produce unpleasant smell due to aerial oxidation। समझ गए होंगे क्या होता है? जैसे गर्मी के दिनों में आप कुछ ऑयल्स या फैट्स कंटेनिंग फूड बनाइए और आप उसको यदि ढके नहीं तो अच्छे से, तो क्या होगा, वो कुछ समय बाद, शाम तक या कुछ समय बाद वो हल्का अनप्लीजेंट स्मेल देने लगता है, और वो महक जाता है, बर्बाद हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है, खराब हो जाता है खाना। ऐसा क्या होता है उसमें? क्या होता है आखिर क्या? तो जो फैट्स एंड ऑयल्स जो होते हैं, जाइएगा आप कार्बन कंपाउंड में तो उसमें पढ़िएगा आप, किसमें भी कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स है, कार्बन के, हाइड्रोजन के, हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो वो जो ऑयल्स एंड फैट्स हैं वही क्या करते हैं, मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। मॉइस्ट एयर जो एटमॉस्फेयर में है, यदि आप खुला छोड़ दीजिएगा, ढकिएगा नहीं, तो क्या होता है, वो खाना मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है और वो स्पॉइल हो जाता है, वो रैंसिड हो जाता है, और एक अनप्लीजेंट स्मेल से वो अपना मार्क देता है कि मैं रैंसिड हो गया। इसको हिंदी में बोलते हैं विकड़ी गंधिता। क्या? विकड़ी गंधिता, गंधी उसका विकृत हो गया, एकदम स्मेल उसका खराब आने लगेगा, ठीक है, खाने भी अच्छा नहीं लगेगा, स्पॉइल्ड हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं रैंसिडिटी। ये तो आप समझ गए हो रैंसिडिटी क्या है। ऑयल्स एंड फैट्स कंटेनिंग फूड जो कि स्पॉइल हो जाते हैं या फिर अनप्लीजेंट स्मेल देने लगते हैं, इसी को रैंसिडिटी कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो बिकॉज ऑफ एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑयल्स एंड फैट्स कंटेनिंग फूड। तो चलिए अब इसका, ये तो हो गया, खराब हो गया, अब इसको बचा कैसे सकते हैं? बचाने के बहुत सारे उपाय हैं।
घर में भी आप जानते हो क्या क्या करते हैं। चलिए यहाँ पे लिख दो, चलिए लिख देता हूं। इट्स प्रिवेंशन, इट्स प्रिवेंशन। पहला, बाय यूजिंग एंटी ऑक्सीडेंट्स, बाय यूजिंग एंटी ऑक्सीडेंट्स। क्या होता है कि इसमें हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करते हैं। जैसे आपको बैक्टीरियल डिजीज हो जाए तब क्या लेते हैं, एंटीबैक्टीरिया खाते हैं ठीक होने के लिए। वैसे ही ये ऑक्सीडेंट हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन के कारण खराब हो रहा है ना, एंटीऑक्सीडेंट यूज कर देंगे। एंटीऑक्सीडेंट आर द सब्सटेंसेज, एंटीऑक्सीडेंट आर द सब्सटेंसेज विच रेजिस्ट, रोकता है, विच रेजिस्ट, रोकता है क्या से, क्या होने से, ऑक्सीडेशन होने से। ठीक है, विच रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, जो रोकता हो ऑक्सीडेशन को उसको कहेंगे एंटीऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेशन जो नहीं होने देता उसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। द सब्सटेंसेज विच रेजिस्ट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड्स या कुछ भी, एनीथिंग, वो एंटीऑक्सीडेंट्स कहलाएगा। समझ गए होंगे। तो कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स का एग्जांपल, जैसे आपका दिया हुआ बुक में BHA, BHA इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूटिलाइटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। दो नाम याद कर लीजिएगा। ऐसे आप प्रिवेंशन यदि आ जाए एग्जाम में तो लिखने में अच्छा लगेगा, मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। BHA ब्यूटिलाइटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और एक और होता है BHT ब्यूटिलाइटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं मैंने समझा दिया, जो ऑक्सीडेशन होने से रोके। दो एग्जांपल्स दे दिया, ये पहला पॉइंट हुआ, ये ऑक्सीडेशन होने से फूड को रोकेंगे। उसमें डाल दीजिएगा तो ऑक्सीडेशन इनका नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ये नहीं कि हानि करेगा, हानि भी नहीं करेगा। ठीक है, ये आप यदि खाने में डाल देंगे इतने तो खाने का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप, चलिए इस प्रिवेंशन को ऊपर लिख देता हूं। पहला हो गया है, अब यहां से दूसरा स्टार्ट करते हैं। दूसरा स्टार्ट करते हैं, बाय कीपिंग या बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। कंटेनर बिल्कुल समझ गए होंगे ये पॉइंट, बिल्कुल। क्यों, देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, यानी अब अच्छा आप लंच ले जाते हैं, लंच बॉक्स में पैक करके क्यों ले जाते हैं, एक दिन खुला लेके जाइएगा, गिर जाएगा वो दूसरा बात है। कुछ और लेके जाइए जो गिरे नहीं, ठीक है, और खुला लेके जाइए, देखिएगा हल्का सा स्मेल, 12 नहीं उतना देर तक नहीं। आप क्या करिए, लंच को खुला छोड़ दिया, शाम को आके खाइए, शाम को स्मेल आएगा हल्का। क्या होता है, जब हम लोग एयर टाइट कंटेनर में उसको पैक कर देंगे तो एयर का जो फ्लो होगा फूड के प्रति, फूड के पास जो एयर आना चाहिए था ऑक्सीडेशन के लिए वो बंद हो जाएगा, फूड नहीं आ पाए। जैसे ये देखिए, ये फूड खुला है, बंद कर दिया टाइट कंटेनर, बंद हो गया, अब एयर जाएगा इसके अंदर, नहीं जाएगा, एयर नहीं जाएगा। तो जब एयर जाएगा नहीं, मॉइस्चर जाएगा नहीं, तो रैंसिडिटी होगा नहीं, ऑक्सीडेशन होगा नहीं, एकदम कम से कम होगा, जो एयर उसमें मौजूद पहले से होंगे बस उतना ही का होगा। समझ में आ गया होगा। तो बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, या फिर बाय स्टोरिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस फिल्ड कंटेनर। यहां पे लिखना उतना ये नहीं है, फिर भी कंटेनर नाइट्रोजन गैस या अनरिएक्टिव गैस, कोई भी अनरिएक्टिव गैस, ठीक है।
समझिए कि जैसे लेज का पैकेट आता है, कुरकुरे का पैकेट आता है, अरे बाप उठ, खाने का मन करने लगा। जो लेज का पैकेट आता है, कुरकुरे का पैकेट आता है, उसमें अनरिएक्टिव गैसेज भरे रहते हैं। देखिए फुला हुआ रहता है, उतना रहता नहीं है, कुरकुरे उतना रहता नहीं है, लेकिन वो आपको उल्लू बनाने के लिए नहीं करता है, वो आपके फूड को स्पॉइल होने से बचाने के लिए करता है। उसमें नाइट्रोजन गैस, अनरिएक्टिव गैसेज भर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो हल्का फूल जाता है, वो दूसरी बात है, लेकिन वो आपके कुरकुरे, लेज, आपके स्वादिष्ट खाने को ज्यादा मत खाइएगा, ठीक है, को प्रोटेक्ट करता है। कैसे भाई? उसमें ऑक्सीजन नहीं आएगा, अनरिएक्टिव गैसेज है, रिएक्ट ही नहीं करेंगे कुरकुरे के साथ, फूड के साथ, तो ऑक्सीडेशन क्या होगा, रेंसिडिटी क्या होगा, कुछ नहीं। समझ में आ गया? चलिए, लेकिन वो एक समय तक ही रहते हैं, जो नॉन रिएक्टिव गैसेज है, कुछ उनका समय होता है, जैसे आप देखेंगे उनका एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो अपने जो अनरिएक्टिव गैसेज होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, जिसकी वजह से हल्का 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 खराब होने लगता है फूड आपका। चलिए, आप समझ गए होंगे। तीसरा, चौथा, बाय स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर क्या करिए, आप फूड को फ्रिज में रख दीजिए। अब रखते भी होंगे फूड को फ्रिज में, क्यों रखते हैं भाई? और वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे देखिए टेम्परेचर लो हो जा रहा है, रेंसिडिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर इंक्रीज हो, रेंसिडिटी प्रोसेस भी इंक्रीज होगा, ऑक्सीडेशन और जल्दी जल्दी होने लगता है। इसी की वजह से उसको रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, रेंसिडिटी का प्रोसेस एकदम लो हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा, और फूड आपका स्पॉइल नहीं करेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर लो डेंसिटी, हाई टेम्परेचर हाई डेंसिटी। आगे बढ़ते हैं, ये इसको रब करो, चलिए कर देता हूं, लिखी नहीं होंगे। 4 हो गए, लास्ट और 5वां, बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, सनलाइट या लाइट सनलाइट, ठीक है। क्या करिए, उसको लाइट से हल्का दूर रखिए, यानी कि लाइट में रख दीजिए। लाइट में रखिएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अभी मैंने बताया फ्रिज में रख रहे हैं, क्यों भाई? टेम्परेचर घटाने के लिए ना, ताकि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस घट जाए, उसका रेट जो हो वो घट जाए और रेंसिडिटी ना हो, तो उसी के लिए आप उसको लाइट से थोड़ा दूर रखिए। लाइट से एलर्जी है इसको, लाइट में जाएगा, रेंसिडिटी होने लगेगा, उसका रेट बढ़ जाएगा, रेंसिडिटी का रेट बढ़ जाएगा, लाइट इंक्रीज इन टेम्परेचर हो जाएगा वहां पे। समझ में आ गया होगा? तो इंक्रीज रेंसिडिटी भी हो जाएगा, समझ गए होंगे। तो चलिए, यहां तक आपका पूरा चैप्टर अब समाप्त हो गया। कोई भी क्वेश्चन, कहीं से भी डाउट हो, कमेंट करिए। मैं एक क्वेश्चन जितने भी सारे आएंगे उस पर एक वीडियो बना दूंगा, यदि आप लोगों का क्वेश्चन हो तो कमेंट करिएगा। तो पूरा चैप्टर आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। अब मैंने ये नहीं कि सिर्फ लेक्चर्स आप देखिए, लेक्चर्स देखने के साथ साथ आप नोट्स भी बनाते चलिए, और जब मैं लेक्चर्स पढ़ा दूं तो जो मैंने पढ़ाया उसका जाके आप बुक रिवीजन भी कर लीजिए, तब आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये तो ऐसे कंप्लीट है, तो आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब आगे हो सके तो मैं मैथ का डालूं चैप्टर, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। यदि आपको मेरा पढ़ाई पसंद आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितना से जितना हो सके शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं कोई नए लेक्चर के साथ। मैथ का लेक्चर हो सकता है या फिर साइंस का, ज्यादा आशा है मैथ का ही होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।